Hello friends, welcome to our channel iExamB. We make preparation 50% faster. Friends, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है कॉलेजियम सिस्टम. कॉलेजियम सिस्टम मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ इक्वल पावर. लेकिन इंडिया में कॉलेजियम सिस्टम से हम समझते हैं कि अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. बेसिकली एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इसीलिए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं दिया गया इसके बारे में, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, और ये किसी एक्ट के थ्रू भी स्टैब्लिश नहीं हुई है. बेसिकली ये एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसके थ्रू ये कॉलेजियम सिस्टम स्टैब्लिश हुआ 1993 में. ठीक है. आर्टिकल 124 क्लॉज 2 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 217 क्लॉज 1 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट्स. ठीक है. बेसिकली जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं ये प्रेसिडेंट ही करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, लेकिन जो एडवाइस है वो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ली जाती है. लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मतलब कहीं भी ये दिया नहीं गया है कि जो वो एडवाइस है वो बाइंडिंग होगी या नहीं होगी, तो उसको अच्छे से कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है. तो जब 1973 में इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी तो एक 4th नंबर के सीनियर मोस्ट जज हुआ करते थे, अजीत नाथ रे. उनको 3 सीनियर मोस्ट जजेस को बाईपास करके उनको सीजीआई बना दिया जाता है 1973 में. तो वहां से एक बहस शुरू होती है कि क्या जुडिशरी, इंडिया की जो जुडिशरी है ये इंडिपेंडेंट है या इधर इसमें जो एग्जीक्यूटिव है उसका बहुत ज्यादा दखल है. तो वहां से एक बहस शुरू होती है. उसके बाद 1981 में फर्स्ट जजेस केस आता है, जिसे एसपी गुप्ता केस भी कहते हैं. तो इसमें जब बहस होती है, बहस होने के बाद जब फैसला आता है तो फैसले में ये बताया जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी जो एडवाइस है प्रेसिडेंट को वो बाइंडिंग नहीं है. बेसिकली जो प्रेसिडेंट है ही इज मतलब इंडिपेंडेंट, कि वो कोई भी जो डिसीजन ले सकता है. और आपको पता ही है जो प्रेसिडेंट के डिसीजन होते हैं विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो यहाँ पे जो ये जो केस से जो एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत मतलब उसके लिए उसके फेवर में फैसला आया था, और ये जुडिशरी के लिए मतलब जुडिशरी के खिलाफ था. ठीक है, खिलाफ भी नहीं कहेंगे, बेसिकली ये जुडिशरी के फेवर में नहीं आया था, एग्जीक्यूटिव के फेवर में आया था. ठीक है. फिर जो वीरास्वामी रामास्वामी एक सीजीआई हुआ करते थे 90s में, 1992 में. तो वहां पे इनके अगेंस्ट मतलब इनके रिमूवल के एक बिल लाया जाता है पार्लियामेंट में, क्योंकि आपको जैसे कि जो चेक एंड बैलेंसेस है सीजीआई, जो भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो एग्जीक्यूटिव करेंगे, मतलब प्रेसिडेंट करेंगे. बट इनका रिमूवल जो होगा वो बेसिकली लेजिस्लेशन मतलब पार्लियामेंट से होगा, लेजिस्लेशन से होगा. तो ये एक चेक एंड बैलेंस है. तो ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है चेक एंड बैलेंस का. तो वहां से जब उन पे रिमूवल के लिए जब ये बिल इनिशिएट किया जाता है, हालांकि ये पास नहीं हुआ था बट लाया गया था, तो वहां पे तो जो जुडिशरी है उसको अपनी जो इंडिपेंडेंस है तो उसके लिए एक खतरा दिखने लगा था कि भाई हमारे पास तो पावर बहुत लिमिटेड हो गई है. जुडिशरी इंडिपेंडेंट है बट जो पावर्स है उसको बहुत लिमिट कर दिया जा रहा है. तो वहां से 1993 में बेसिकली कॉलेजियम सिस्टम आता है, यहाँ से 1+2. उस समय जो थे कॉलेजियम सिस्टम जो था उस समय वो सीजीआई होते थे, उसके साथ 2 सीनियर मोस्ट जज होते थे, और वो 3 जन मिलके एक मतलब जो भी अपॉइंटमेंट में जो भी जजेस का नाम रिकमेंड करते थे वो प्रेसिडेंट के पास जाता था और वो बाइंडिंग होता था. बेसिकली यहाँ से डिसाइड हुआ था कि इट इज बाइंडिंग. मतलब अगर प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला कि ये जो एक नाम, कोई भी नाम है, इसकी अपॉइंटमेंट पे संदेह है, आप इस पे रीथिंक कीजिए. अगर कॉलेजियम जो है ये 1+2 उस समय 1993 में अगर वो बोल देता है कि नहीं ये नाम ठीक है, आपको इसी को ही अपॉइंट करना पड़ेगा, तो जो प्रेसिडेंट है
विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो उन्हें उसको अपॉइंट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जुडिशरी जो थोड़ा सा जुडिशरी को पावर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से कॉलेजियम सिस्टम डेवलप हुआ था। लेकिन इस कॉलेजियम सिस्टम में बेसिकली ये था कि जो अपॉइंटमेंट हो रही है वो किस बेस पे हो रही है उसको किसी को पता नहीं है, और यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, और मतलब कैसे हो रही क्या हो रही उसका कोई भी मतलब इतने मतलब ये बेसिकली कॉन्फिडेंशियल हो गया था कि अभी भी है कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। उसके बाद थर्ड जजेस केस आता है 1998 में। बेसिकली जो प्रेसिडेंट थे उस समय नारायणन साहब, तो उन्होंने आर्टिकल 143 का हवाला देते हुए ये बोला था कि जो कॉलेजियम सिस्टम आपका जो ये है ये किस बेस पे मतलब काम करता है, कैसे काम करता है, मतलब इसमें ट्रांसपेरेंसी का कोई वो नहीं है, और कितना टाइम लेके आप वो करते हो, और किस बेस पे क्या रेटिंग, मतलब क्या आपका क्राइटेरिया रहता है जज बना के। तो ये जो चीज़ थी, तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया था। तो उसके बाद जब केस हुआ तो केस के बाद उन्होंने ये बात मतलब क्योंकि उस समय ये भी नहीं पता था कि जो ये सीजीआई है वो अगर दो जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनकी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। उस समय मतलब कुछ डिफाइंड नहीं था कॉलेजियम सिस्टम। तो 1998 के बाद बेसिकली यहाँ से कॉलेजियम सिस्टम डिफाइन होता है, और एक ड्राफ्ट आता है 9 पॉइंट्स का। उसमें फिर जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको उसका विस्तार होता है, 1+4 हो जाते हैं, जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस सीजीआई। और इसमें एक पॉइंट ये भी है, जो 9 पॉइंट का ड्राफ्ट है जो ये डिफाइन करता है कॉलेजियम सिस्टम को। तो उसमें ये था कि अगर 4 में से 2 जजेस ने भी किसी नाम मतलब किसी जज के नाम अपॉइंटमेंट पे सवाल खड़े कर दिया, क्वेश्चन कर दिया, तो वो उस जज का नाम वहां से रिमूव कर दिया जाता है, मतलब उसका हटा दिया जाता है। तो यहाँ से 1998 से कॉलेजियम सिस्टम वेल डिफाइन हुआ था। तो कॉलेजियम सिस्टम जैसे सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, और हाई कोर्ट का जो सीजे ऑफ हाई कोर्ट प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो ये एक कॉलेजियम सिस्टम का जो डेफिनेशन है वो यहाँ से तय हुई थी, ठीक है। और उसी समय 1998 के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आती है, तो वो एक मतलब जो ये चीज़ें थी ट्रांसपेरेंसी को लेके, या जो कॉलेजियम सिस्टम को अनडेमोक्रेटिक है जो ये चीज़ें, उस पर जो एक क्वेश्चन उठ रहे थे, तो उसको लेके एक काउंसिल बनाई जाती है, जिसको कमीशन बनाया जाता है, सॉरी, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बेसिकली इसको वेंकट चलैया कमीशन भी कहते हैं, जो 22 फरवरी 2000 को इसको बनाया गया था, फॉर्म किया गया था, और इसने अपनी जो रिपोर्ट है 2002 में दी थी। तो उसके बाद ये जो कॉलेजियम सिस्टम है उस पर काम होता है या इस पे कुछ चीज़ें होती है, तो लेकिन 2004 में सरकार बदल जाती है, और उसके बाद ये जो पूरा जो इसकी रिपोर्ट जो भी थी वो ठंडे बस्ते पे चले जाती है। फिर 2024 में मोदी फिर से बीजेपी की सरकार आती है, और इसकी जो रिकमेंडेशंस है उसको थोड़ा सा देखा जाता है, और उसमें कुछ चेंजेस करके एक कमीशन बनाया जाता है जिसको बोलते हैं नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। ये बेसिकली एक एक्ट के थ्रू 99th अमेंडमेंट एक्ट जो 2014 में आया था उसके थ्रू ये कमीशन बनाया जाता है। लेकिन ये 2015 में सुप्रीम कोर्ट पे एक केस चलता है कि ये बेसिकली जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, ये बेसिकली इट इज थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, इसको बोला जाता है उस समय, और इसको बेसिकली खारिज कर दिया जाता है। तो दिस कमीशन नो मोर एग्जिस्ट, ठीक है। और इसे 4 जजेस केस भी कहते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये जो मतलब जो पूरा मैं जो ये टॉपिक आज आपके लिए लेके आया कॉलेजियम सिस्टम, बेसिकली इसलिए लेके आया क्योंकि 1.5-2 साल से एक बहस चल रही है कॉलेजियम सिस्टम। आपने सुना होगा किरेन रिजिजू साहब को, जो लॉ मिनिस्टर हैं, वो बेसिकली कॉलेजियम सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं। और बीच में हाल ही में पिछले साल नवंबर दिसंबर में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं धनखड़ साहब, उन्होंने भी मतलब बेसिकली ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के ऊपर क्वेश्चन किए हैं कि बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये अनडेमोक्रेटिक है, इसकी वर्किंग कैसे होती है किसी को पता नहीं चलता, और ये एक डेमोक्रेसी में कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होने का क्या मतलब है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो उस पर क्वेश्चन उठते हैं, और वो चीज़ें, और अभी भी बहस चल रही है। तो जो हमारे अभी जो CJI हैं DY चंद्रचूड़, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये इसको उन्होंने एक पॉजिटिव वे में लिया है, जो भी ये इसके क्रिटिसिज्म्स हैं, तो उन्होंने एक पॉजिटिव वे में लिया, बोला हाँ इस पे बहस होनी चाहिए, और इसमें जो भी चेंजेस होंगे, जो भी चीज़ें हैं, अगर इसमें कुछ और बेटरमेंट के लिए कुछ चेंजेस हो सकते हैं तो वो किए जाएंगे, बोल के ये DY चंद्रचूड़ ने ये एक जो केस अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी चलने वाला है या चल रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम,
जिस पे अभी हाल ही में बहस चल रही है, तो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में मुझे ऐसा लगता है कि पूछा जा सकता है। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट मतलब अनाउंसमेंट है, जो हमारे एक्स डिप्टी डायरेक्टर हैं ईपीएफओ के, सुबोध के अग्रवाल जी, उनके साथ रवि सर एक फ्री वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं 2 जून को रात के 8 बजे। बेसिकली वो एक सेशन रहेगा, वर्क एंड कल्चर एंड ग्रोथ इन ईपीएफओ। ठीक है। तो वहाँ पे जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे सुबोध सर के, जो भी उन्होंने मतलब वहाँ देखा होगा वर्क कल्चर में, तो वो सब आप हम सब के साथ शेयर करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको इस वर्कशॉप को अटेंड करना चाहिए, और हो सके तो आप सुबोध सर से आप सवाल भी कर सकते हैं। तो इस वर्कशॉप को आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा, और मैं भी करूँगा। और एक और अनाउंसमेंट है दोस्तों, एग्ज़ाम बी में हम फ्री मॉक टेस्ट करवाते हैं, आप जाइए फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी उम्दा है और कितनी बेहतर और हो सकती है। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरा ये टॉपिक जो था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और आप लोगों के समझ में आया है, तो मुझे बताइएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ उस टॉपिक पे, और आप लोगों के साथ एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के डिटेल में आप लोगों को समझाऊँ। ठीक है। थैंक यू सो मच।